तो दोस्तों एक नए स्पेशल सुपर क्लास के अंदर आपका दिल से स्वागत है। और इस सुपर क्लास के अंदर हम हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले हिंदुस्तान के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में उसी क्वेश्चंस के बारे में यानी कि हर एक क्वेश्चंस के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल या इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वजह से इस सुपर क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर लेना है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आपके मोबाइल पर आ सके। तो चलिए इस सुपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर ऐसा है, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के महिलाओं ने दी थी? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के महिलाओं द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बारडोली सत्याग्रह के अंदर जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। और भी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बारडोली सत्याग्रह किस राज्य के अंदर हुआ था तो आपको क्या बताना है? बारडोली सत्याग्रह भारत के गुजरात इस राज्य के अंदर हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे कि बारडोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर किस साल हुआ था तो आपको बताना है 12 जून 1928 को जो है बारडोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस इंसान द्वारा किया गया था तो आपको बताना है वल्लभ भाई पटेल जी इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस इंसान द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस इंसान द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा जो है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला यानी कि इसी क्वेश्चन के बारे में और भी डिटेल लेते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सम्मेलन के अंदर की गई थी तो आपको बताना है हरिपुरा सम्मेलन के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिपुरा में जो सम्मेलन हुआ था वो किस साल हुआ था तो आपको बताना है 1938 इस साल में जो है हरिपुरा के अंदर जहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी वो सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है वो आपको बताना है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे कम रहा है। अगला क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर अगली डिटेल लेते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। हमारे सामने यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या है। यहाँ पर देख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम क्षेत्र वाला राज्य हमारे इंडिया में कौन सा है तो आपको बताना है दोस्तों राजस्थान ये राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है तो आपको बताना है मध्य प्रदेश ये राज्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या होने वाला राज्य कौन सा है तो आपको बताना है सिक्किम। सिक्किम ये जो राज्य है सबसे कम जनसंख्या होने वाला भारत का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस इंसान द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। कार्ल लैंडस्टेनर इनके द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। अगली डिटेल लेते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन के बारे में हम। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप के टोटल कितने समूह हैं तो आपको बताना है 4 समूह है। अगर आपसे पूछा जाए कि समूह प्रकार कौन कौन से हैं तो आपको बताना है ए बी ओ ए बी इतने सारे ब्लड ग्रुप के समूह हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी इंसान को चल सकता है तो आपको बताना है वो -1 ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी इंसान को चल सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है तो आपको बता देना है AB+ को यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था वो आपको बताना है। भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 4 सही रहेगा। सारनाथ एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। और भी डिटेल लेते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में दोस्तों।
अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है तो आपको बता देना है धम्मचक्र परिवर्तन दिवस। इस नाम से जो है सबसे पहला गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था उसको जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन को किस नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है दोस्तों महापरिनिर्वाण दिन इस नाम से जाना जाता है। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सारनाथ जो जगह है वो कहाँ पर है तो आपको बताना है वाराणसी के अंदर है। और इन डिटेल में पूछा जाए कि वाराणसी कहाँ पर है या किस राज्य के अंदर है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश इस राज्य के अंदर वाराणसी स्थित है। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है किस जगह पर हुई थी तो आपको बता देना है कुशीनगर इस जगह पर जो है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। स्वराज्य की मांग सबसे पहले किस इंसान ने की थी वो आपको बताना है। स्वराज्य की मांग सबसे पहले किस इंसान द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों लोकमान्य तिलक इनके द्वारा जो है सबसे पहले इंडिया में स्वराज्य की मांग की गई थी। अगली डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चंस के बारे में हम बहुत कुछ। अगर आपसे पूछा जाए कि गीता रहस्य ग्रंथ जो है किस इंसान ने लिखा है तो आपको बताना है लोकमान्य तिलक इनके द्वारा जो है गीता रहस्य ग्रंथ लिखा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकमान्य तिलक के अखबारिया समाचार पत्र कौन कौन से हैं तो आपको बताना है केसरी और मराठा, ये 2 समाचार पत्र लोकमान्य तिलक जी के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकमान्य तिलक जी की जो मृत्यु है वो किस साल के अंदर हुई थी तो आपको बताना है 1920 के अंदर लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको बताना है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे पहली महिला निम्नलिखित में से कौन सी है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सही रहेगा अरुंधति रॉय। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने बुकर पुरस्कार सबसे पहला जीता है। और भी डिटेल लेते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चंस के बारे में हम। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अरुंधति रॉय जी के कितने कुल किताब है तो आपको बताना है उनके 2 किताब है। सबसे पहली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पहली किताब है। राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और भी डिटेल लेते हैं इसी क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर। राजा राम मोहन राय जी के समाचार पत्र कौन से हैं तो सबसे पहले बताना है संवाद कौमुदी और उसके बाद बताना है मिरातुल, यानी कि 2 समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय जी को राजा उपाधि किसने दी तो आपको बताना है दोस्तों अकबर दूसरा जो है इन्होंने राजा राम मोहन राय जी को राजा उपाधि दी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा को बंद करने में मदद किस इंसान ने की थी तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय जी ने जो है सती प्रथा को बंद करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रोहतांग सुरंग का नया नाम निम्नलिखित में से कौन सा है वो आपको बताना है। रोहतांग सुरंग का नया नाम निम्नलिखित में से कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा दोस्तों अटल सुरंग जो है रोहतांग सुरंग का एक नया नाम रखा गया है। तो देख लेते हैं अगली डिटेल इसी क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रोहतांग या अटल सुरंग की जो कुल लंबाई कितनी है तो आपको बताना है दोस्तों 9.0 किमी 02 किमी इतनी जो है अटल सुरंग की कुल लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अटल सुरंग जो है किस 2 जगह को जोड़ता है तो आपको बताना है लेह और मनाली, इन 2 जगह को अटल सुरंग जोड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अटल सुरंग किस राज्य के अंदर स्थित है तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इस राज्य के अंदर अटल सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है वो आपको बताना है। भारत में कुल कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। भारत में कुल जो है 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। वही नृत्य कौन कौन से है वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो आपको बताना है तमिलनाडु इस राज्य का है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश राज्य का है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सत्रिय शास्त्रीय नृत्य प्रकार किस राज्य का है तो आपको बताना है आसाम इस राज्य का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कथकली और मोहिनी अट्टम ये 2 शास्त्रीय नृत्य जो किस राज्य के हैं तो आपको बताना है केरल इस राज्य के है। और अगर
अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य प्रकार किस राज्य का है तो आपको बताना है उड़ीसा इस राज्य का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य प्रकार भारत के किस राज्य का है तो आपको बताना है मणिपुर इस राज्य का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कथक नृत्य प्रकार किस राज्य का है तो आपको बताना है उत्तर भारत का है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। चीन की व्यापारिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको बताना है। चीन की व्यापारिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा दोस्तों। शंघाई एक ऐसा शहर है जो कि चीन की एक व्यापारिक राजधानी बन चुकी है। अगली डिटेल लेते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन की राजधानी कौन सी है तो आपको क्या बताना है दोस्तों, बीजिंग चीन की राजधानी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चीन की मुद्रा कौन सी है तो आपको बताना है युआन चीन की एक मुद्रा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों चीन देश की शोक नदी किसे कहा जाता है तो आपको क्या बताना है, हुआंगवो ये जो नदी है चीन की, इसे शोक नदी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक या सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है वो आपको बताना है। भारत में सबसे अधिक या सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने 2 सही रहेगा। उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर सबसे आबादी वाला राज्य बन चुका है। और इसी राज्य के बारे में दोस्तों और भी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। इस राज्य के अंदर लोकसभा की जो सीटें होती है वो 80 से ज़्यादा इस राज्य में आपको देखने को मिल जाती है लोकसभा के लिए। और अगर आप राज्यसभा के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो सीटें आपको 31 सीटें इसके अंदर राज्यसभा में मिल जाती है। और अगर बात करें कि विधानसभा सीट के बारे में तो उत्तर प्रदेश इस राज्य के अंदर 400 से ज़्यादा विधानसभा की सीट पाई जाती है। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी सीट होती है तो 100 इतनी सीट पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष या किस दिन में की गई थी वो आपको बताना है। भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 1 जनवरी 2015 को भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपको क्या बता देना है, नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। और सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। उप अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि आपको नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन है तो आपको बता देना है राजीव कुमार नीति आयोग के उप अध्यक्ष है। और अगर पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है तो आपको बता देना है अमित कांत, ये सीईओ नीति आयोग के है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों हमारे सामने क्या है। भारत और फ्रांस के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है वो आपको बता देना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। शक्ति युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों भारत और फ्रांस इस 2 देश के बीच में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वज्र प्रहार ये युद्ध अभ्यास किस देश या राष्ट्र के अंदर है तो आपको बता देना है भारत और अमेरिका इस 2 देश के अंदर वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है। और अगर आपसे पूछे कि मालाबार युद्ध अभ्यास किस किस देश के अंदर है या किन किन देशों के अंदर है तो आपको बता देना है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन देशों के अंदर मालाबार युद्ध अभ्यास है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अजय वॉरियर ये युद्ध अभ्यास किस देश के अंदर है तो आपको बता देना है भारत और इंग्लैंड, इन 2 देशों के बीच में जो है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है वो आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। रूस एक ऐसी कंट्री है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विश्व की बड़ी कंट्री बन चुकी है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी कंट्री कौन सी है तो आपको बता देना है कनाडा, ये विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कंट्री है। और अगर बात करें कि भारत का विश्व में कौन सा नंबर लगता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको बता देना है दोस्तों भारत का 7वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में लगता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। भारत में भूदान आंदोलन किस व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। भारत के अंदर भूदान आंदोलन किस व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। विनोबा भावे, इनके द्वारा जो है भारत के अंदर भूदान आंदोलन शुरू किया गया था।
और अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, तो आपको बता देना है यहाँ पर विनोबा भावे जी को भारत के अंदर सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को किस साल के अंदर दिया गया था, तो आपको यहाँ पर 1957 इस साल के अंदर या 1957 इस साल के अंदर विनोबा भावे जी को सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछे कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, तो आपको बता देना है फिलीपींस इस देश द्वारा जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और अगर पूछे कि फिलीपींस इस देश के अंदर कहाँ पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको बता देना है मनीला इस जगह पर दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है यहाँ पर। भारतीय राज्य त्रिपुरा तीनों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, वो आपको बताना है। भारतीय राज्य त्रिपुरा तीनों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बांग्लादेश इस देश से जो है भारतीय त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है, तो आपको बता देना है अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। और अगर आपसे पूछे कि त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बता देना है दोस्तों विप्लव कुमार त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। टिहरी बांध, ये जो बांध है दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन बांध जो है किस राज्य के सीमा पर स्थित है, तो आपको बता देना है नागार्जुन जो बांध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों के बीच में यानी कि सीमा पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि नागार्जुन बांध जो है किस नदी के तट पर है, तो आपको बता देना है कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन बांध स्थित है। और दोस्तों दूसरा एक बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, उसका नाम है अलमाटी बांध। ये भी बांध जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जाकरी बांध किस राज्य के अंदर स्थित है, तो आपको क्या बता देना है हिमाचल प्रदेश इस राज्य के अंदर जाकरी बांध स्थित है। और अगर पूछा जाए कि जाकरी बांध किस नदी के ऊपर स्थित है, तो आपको बता देना है सतलज नदी के ऊपर यहाँ पर जाकरी बांध स्थित है। और अगर पूछे आपसे जाए कि ओमकारेश्वर बांध जो है किस नदी के तट पर है, तो आपको बता देना है नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर बांध है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ओमकारेश्वर बांध किस राज्य के अंदर स्थित है, तो आपको क्या बता देना है मध्य प्रदेश इस राज्य के अंदर ओमकारेश्वर बांध स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से इंसान हैं? बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से इंसान हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने एक सही रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग ये जो इंसान है बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल इंसान बन चुके थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बता देना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बता देना है माउंट बैटन, ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले वॉइसरॉय कौन थे, तो आपको बता देना है लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले भारत के वॉइसरॉय एक इंसान बन चुके थे। तो दोस्तों आज के इस वजह सुपर क्लास आपको कैसी लगी, मुझे नीचे तो कमेंट करके आपको ज़रूर ही बताना है। और ऐसे ही इस वजह सुपर क्लास आगे भी देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना है। बाद में बेल आइकॉन को जरूर ही प्रेस कर देना है, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करते ही उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। तो मिलता है एक नए स्पेशल और फ्रेश सुपर क्लास के अंदर।